पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। बंगाल में सिर्फ दूसरे चरण ही नहीं बल्कि सभी 8 चरणों की सबसे वीवीआईपी सीट है नंदीग्राम, जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला उनके ही पुराने साथी, उनके सिपाहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी से। जाहिर है बैटल ऑफ नंदीग्राम पर इस वक्त पूरे देश की नजर है और आज इस बैटल में बीजेपी की ओर से अमित शाह और ममता बनर्जी की जोरदार टक्कर होने जा रही है। रोड शो और रैलियों के जरिए आज नंदीग्राम के महासंग्राम में अमित शाह और दीदी के बीच आमने सामने का मुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि नंदीग्राम में दीदी घबरा गई हैं, इसीलिए उन्होंने यहां पर डेरा डाल दिया है। उधर ममता ने शुभेंदु अधिकारी पर अब तक का सबसे करारा प्रहार कर दिया है। आपको इस वीवीआईपी सीट की एक एक डिटेल देंगे और हाई प्रोफाइल मुकाबले की एक एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नंदीग्राम को लेकर आज की बड़ी खबर। प्रचार के अंतिम दिन ममता बनर्जी और अमित शाह का सीधा मुकाबला होने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के लिए 2 रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगी। तो बैटल ऑफ नंदीग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि यहीं पर होनी है सबसे कड़ी टक्कर ममता बनर्जी और उनके सिपाहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी के बीच, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं नंदीग्राम से। और याद कीजिए, नंदीग्राम वो जगह जहां से बड़े आंदोलन की शुरुआत की ममता बनर्जी ने और उस वक्त भी उनके हमराही रहे शुभेंदु अधिकारी, और नंदीग्राम आंदोलन में भी शुभेंदु अधिकारी की बड़ी भूमिका रही। और अब ये दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। नंदीग्राम का रण, आखिरी दिन, जंग भीषण। कुछ अहम डिटेल्स आज की रैलियों के बारे में, आज के चुनाव प्रचार के बारे में हमारे पास जो आ गई है वो आपको दे दें। सुबह 11 बजे ममता बनर्जी की रैली होनी है और दोपहर 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे नंदीग्राम के रण में। उनकी भी होनी है रैली, यानी अमित शाह और ममता बनर्जी की टक्कर है आज। इसके अलावा दोपहर 1 बजे ममता बनर्जी यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगी और दोपहर 1:30 बजे अमित शाह का एक और रोड शो होना है इसी नंदीग्राम में। तो टीएमसी और बीजेपी दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त नंदीग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं, डेबरा के रास्ते से विपिन चौबे भी हमारे साथ हैं और रविशंकर दत्ता हमारे एक और सहयोगी नंदीग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा, जानना यह चाहूंगा कि क्या बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को उतारा जाए चुनावी मैदान में ममता बनर्जी के अगेंस्ट, जिससे सबसे बड़ा चेहरा जो टीएमसी के पास है, सबसे बड़ी जो स्टार प्रचारक टीएमसी की हैं, वो बहुत हद तक नंदीग्राम तक कन्फाइंड हो जाएं, क्या उसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है बीजेपी? क्या देखिए, पिछले 5 दिनों का पूरा कार्यक्रम है। ममता बनर्जी यहीं पर रहेंगी, अभी भी यहीं पर हैं और हम इस समय नंदीग्राम में आ चुके हैं। उनका घर अभी हमने क्रॉस किया है समीर। रेयापाड़ा में ही उनका घर है जो किराए पर उन्होंने लिया हुआ है। और एग्जैक्टली देखिए, आपको यहाँ जो झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, उनके घर के ठीक बगल में ही अमित शाह का रोड शो शुरू होने जा रहा है। बड़ी बात ये भी है, रेयापाड़ा ये वही इलाका है जहाँ ममता बनर्जी का घर है और यहीं से अमित शाह अपने रोड शो की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, और यहाँ से मैं आपको कार से दिखा रहा हूँ, ये देखिए अमित शाह की यहाँ पर होर्डिंग, बैनर, ये सब लगा हुआ है। तो ये घर में चुनौती देने वाली स्थिति है। और ये जो आप कह रहे हैं, ये वाकई स्ट्रेटजी थी कि ममता बनर्जी को 30 सीटें हैं और 30 सीटों में अगर ममता बनर्जी का सारा फोकस नंदीग्राम में देना पड़ रहा है और 5 दिन यहाँ पर देने पड़ रहे हैं, तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि उन्होंने ममता बनर्जी को रोक दिया है। ममता बनर्जी के अलावा दूसरा कोई स्टार प्रचारक जिसकी कोई मास अपील हो टीएमसी में है नहीं, पूरी पार्टी उनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये बीजेपी की रणनीति है। और आज अमित शाह जहां से ये कर रहे हैं रोड शो, वो और बड़ी चुनौती है, क्योंकि ममता बनर्जी के घर के एकदम ठीक बगल में इस रोड शो की शुरुआत हो रही है। समीर, बिल्कुल। तो अभिषेक उपाध्याय हमें जो जानकारी दे रहे हैं, आप देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह और ममता बनर्जी तो पहले से मौजूद हैं ही नंदीग्राम में, आज गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच यहां पर कांटे की टक्कर है और
आज अमित शाह और ममता बनर्जी नंदीग्राम के मैदान में आमने सामने होंगे। नंदीग्राम के संग्राम पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, ममता बनर्जी को सताने लगा है नंदीग्राम में हार का डर, यह दावा किया गया है। 3 दिनों में ममता नंदीग्राम में ही डटी रही, कहीं और नहीं गई, ये कह रहे हैं अमित मालवीय। दूसरे चरण में 30 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन ममता बनर्जी का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम पर ही है। दूसरे चरण में भी बीजेपी करेगी क्लीन स्वीप, यह दावा किया गया है बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से। तो देखिए, बहुत दिलचस्प होती जा रही है ये कांटे की टक्कर, बैटल ऑफ नंदीग्राम। कैसे बंगाल का सबसे बड़ा मुकाबला बन गया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबका फोकस नंदीग्राम रहा है। आपको दिखाते हैं कुछ अहम आंकड़े, कुछ अहम जानकारियां आपके सामने रखते हैं, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि नंदीग्राम कैसे नाक की लड़ाई बन चुकी है। अब की बार दीदी की स्कूटी नंदीग्राम में गिरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यह कहते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला था। ममता बनर्जी कहती हैं कि अधिकारी गद्दार निकले, ना घर के होंगे ना घाट के होंगे। शुभेंदु अधिकारी पर यह बड़ा हमला बोला है ममता बनर्जी ने। और अमित शाह ने कहा कि नंदीग्राम परिवर्तन करेगा, पूरे बंगाल में परिवर्तन होगा और नंदीग्राम से इसकी शुरुआत होगी। ममता बनर्जी कहती हैं अधिकारी गद्दार निकले, ना घर के होंगे ना घाट के। तो सीधे शुभेंदु अधिकारी पर ममता बनर्जी हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं और शुभेंदु अधिकारी भी बहुत तीखे बाण छोड़ रहे हैं ममता बनर्जी पर। वो क्या कहते हैं जरा ध्यान दीजिए। ममता बेगम नंदीग्राम से हारकर भागेंगी। ममता बेगम, ये क्यों कहा जा रहा है इसका अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं। डेरेक ओब्रायन कहते हैं कि नंदीग्राम में बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को हराएगी, यानी शुभेंदु अधिकारी को पूरी टीएमसी गद्दार साबित करने में जुटी है। इसके अलावा शिशिर अधिकारी, जो कि टीएमसी के ही सांसद थे, शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं, वो कहते हैं हमारा फायदा उठाया गया, नंदीग्राम में इस बार पर्दाफाश होगा दीदी का। डेरेक ओब्रायन कहते हैं नंदीग्राम में बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को हराएगी। तो इस तरह से जुबानी जंग जो है वो बेहद तेज होती हुई नजर आ रही है। रविशंकर दत्ता हमारे एक और सहयोगी नंदीग्राम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा अधिकारी परिवार रविशंकर हमलावर हो गया है ममता बनर्जी पर, दीदी पर, क्योंकि नंदीग्राम नाक की लड़ाई बन चुकी है। समीर, देखिए, नंदीग्राम एक ऐसा जगह है जहां से ममता बनर्जी, नंदीग्राम और सिंगूर, ममता बनर्जी के 2 ऐसे आंदोलन थे जिसके भरोसे उन्होंने 2011 पे सत्ता हासिल किया था। 2016 में उनको जीत हासिल हुई थी, अब 2021 है। इस बार हाई वोल्टेज ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है नंदीग्राम ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, यहाँ पे 2 चीज़ समझने की बात है। नंदीग्राम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 जो जहाँ पे है वहाँ पे जो वोटर्स हैं सबसे ज़्यादा ये जो ज़मीन के आंदोलन हुए थे, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें उनको भरपाई करना पड़ा था। हाँ। ब्लॉक 2 जहाँ पे आज ममता बनर्जी अपना सोनाचूड़ा में जहाँ अपना सभा करने वाली है, यहाँ पे उतना असर नहीं पड़ा था। तो हिसाब, वोट के जो हिसाब है वो इस तरह यहाँ पे भाग किया जा रहा है, कहाँ से कौन ज़्यादा मतलब अपना हिस्सा, अपना जो वोट है वो उसको यहाँ पे पा रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे डेफिनेटली ममता बनर्जी का ये घर माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। रवि, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त गौतम लाहिड़ी साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौतम लाहिड़ी साहब, क्या मानते हैं आप? जोरदार टक्कर हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि नंदीग्राम और मेदिनीपुर का यह पूरा इलाका दरअसल शिशिर अधिकारी और शुभेंदु अधिकारी की वजह से टीएमसी के पक्ष में जाता रहा, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। वहीं टीएमसी की कोशिश यह बताने की है कि टीएमसी के साथ ही यहां का वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट है। आपका अंदाजा क्या है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है समीर की ये बात सच है कि अधिकारी परिवार का यहाँ पे प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। हाँ। अगर अधिकारी परिवार साथ में नहीं है टीएमसी के, तो टीएमसी के लिए नुकसान तो कुछ है ही जरूर। लेकिन अभी शुभेंदु जैसे टक्कर दे रहे हैं, ये तो बंगाल का बैटल रॉयल माना जा रहा है और
1 अप्रैल को जो दूसरी चरण हो रहा है, ये दिशा तय करेगा बंगाल का चुनाव का। अगर ममता बनर्जी इसको कैसे मुकाबला कर सकते हैं, अगर जैसे बीजेपी दावा कर रहा है कि यहाँ से ममता बनर्जी हार जाएगी, अगर सच है तो ये स्विंग दर्शाता है। ये स्विंग का मतलब है बंगाल का सारे चुनाव का नतीजा उसी दिन ही डिक्लेयर है। लेकिन अगर ममता बनर्जी अपना गढ़ रक्षा कर पाते हैं तो बाकी जगह पे जो लड़ाई है वो जारी रहेगा। इसलिए नंदीग्राम बहुत महत्वपूर्ण है बंगाल के लिए, चुनाव के लिए, क्योंकि ये दर्शाएगा कि आप स्विंग टीएमसी के खिलाफ कितना है। सबसे बड़ी बात तो ये देखनी चाहिए। बिल्कुल, यानी बहुत हद तक नंदीग्राम की लड़ाई, नंदीग्राम की जंग ये तय कर देगी कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी पर टीएमसी ने लगा दिया है बहुत बड़ा आरोप। नंदीग्राम में शुभेंदु ने बाहर से गुंडे हायर किए हैं, बाहर से गुंडे बुलाए। टीएमसी ने चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से इस बाबत शिकायत भी कर दी है। टीएमसी ने लिखा है कि 5 ठिकानों पर शुभेंदु अधिकारी ने बाहरी गुंडे रोके हैं और अपने लेटर में उन ठिकानों का जिक्र भी किया गया है। गुंडों को नंदीग्राम से बाहर निकाले चुनाव आयोग। ये बड़ा आरोप लगाते हुए शुभेंदु अधिकारी पर टीएमसी ने लिख दी है चुनाव आयोग को चिट्ठी। और विपिन चौबे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विपिन, इस चिट्ठी का, इस शिकायत का आधार क्या बताया जा रहा है? क्योंकि ऐसी ही शिकायत, ऐसे ही आरोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगाती हुई नजर आ रही हैं, चाहे टीएमसी हो या बीजेपी। देखिए, ये चुनावी आरोप है और एक दूसरे पर प्रेशर टैक्टिक्स के लिए और कहीं ना कहीं घेरने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और कल नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत जो राज्य लगते हैं उन जगहों से लोगों को बुलाया गया है, यहाँ के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप जानते हैं कि ये बंगाल है। बंगाल अपने आप में कितना हिंसा से जूझता रहा है और यहाँ के लोग किस माइंडसेट के हैं। तो क्या लोग डरने धमकने वाले हैं? क्या लोगों को डराया धमकाया जा सकता है और धमका के क्या वोट हासिल किया जा सकता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि नंदीग्राम की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो गई है और कांटे की टक्कर है। क्योंकि कल से मैं लगातार नंदीग्राम में घूम रहा हूं और आज जो रोड शोज होने हैं, चाहे वो अमित शाह के, चाहे ममता बनर्जी के, इन तमाम की कवरेज के लिए यहां पर हूं। तो मैंने जो देखा ग्राउंड पर जाकर जब लोगों से बातचीत की, तो आसान किसी के लिए भी नहीं है। क्योंकि पिछले 10 साल शुभेंदु अधिकारी यहां पर थे और ममता बनर्जी कोलकाता में बैठ के इस नंदीग्राम को देखा करती थी। लेकिन अब पहली बार ममता बनर्जी इतना वक्त यहां पर दे रही हैं। तो बेशक वो शुभेंदु अधिकारी को गद्दार कहें, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का जिन लोगों से जुड़ाव है, वो जहां पर रहकर काम किए हैं, जिनके लिए सड़कें बनवाई हैं, जिनके लिए बिजली, पानी, पुलिस से जिनको बचाया है, जिनके मुकदमों में उनकी मदद की है, जिनको पैसों से मदद की है, उनके कोऑपरेटिव बैंक के वो चेयरमैन भी है, वहां से जो मदद की है, तो वो जो एहसानमंद लोग हैं वो नहीं चाहते शुभेंदु अधिकारी का साथ छोड़ना। यही वजह है कि नंदीग्राम की लड़ाई बहुत दिलचस्प है और कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि पलड़ा किस तरफ भारी है। हाँ। लेकिन कांटे की लड़ाई जरूर है, कांटे की लड़ाई जरूर है, बिल्कुल। और इस बीच बंगाल चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का टीएमसी पर बड़ा आरोप सामने आया है। नंदीग्राम में 41 ब्लैक लिस्टेड अपराधी चुनाव में सक्रिय हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में टीएमसी के चुनावी एजेंट्स के भी नाम शामिल हैं। तो देखिए, अभी जिस बात का जिक्र विपिन चौबे भी कर रहे थे कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस वक्त इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन्हें सीधे तौर पर चुनावी कहा जा सकता है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने गुंडों को हायर किया है जो कि चुनाव में गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसलिए ऐसे गुंडों पर, ऐसे अपराधी तत्वों पर लगाम लगाई जाए। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, किसके आरोप में कितनी सच्चाई, ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सच है इन चुनावों का वो ये कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, चुनावी हिंसा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर वाकई इन चुनावों का मुद्दा बन पाया या नहीं? देखिए, ये जो 41 मोस्ट वांटेड की लिस्ट है, ये कल हमने स्टोरी इसको दिखाया था हमने, और ये बड़ी बात ये है कि छठी बार ये लिखा है बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को। 27 मार्च को आखिरी बार लिखा है और उसमें इन 41 की लिस्ट जारी की और बाकायदा उनका नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और वो यहाँ पर घूम रहे हैं। और आरोप ये है कि वो सब चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तार, इसमें शेख सूफियान का नाम है, शेख सूफियान और अबू
ताहिर, ये वो नाम है जो कि शुभेंदु अधिकारी हर रैली में अपनी उठाते आए हैं कि ये लोग जो है ममता बनर्जी की ओर से यहाँ पर चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल ये एक बड़ा मसला बन गया है। टीएमसी कह रही है कि बाहरी लोग आए बीजेपी की ओर से जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। बीजेपी ने 41 मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी कर दी है। तो अभी यहाँ पर चुनाव की रिगिंग करने जैसी कोशिशों का आरोप, चुनाव में टेरराइज करने का आरोप जो कि कांथी में हुआ था, कांथी में भी आरोप लगे थे, ये जो चैलेंज सामने आया है ये एक बड़ा मसला है। इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा चैलेंज है कि कैसे इन आरोपों के मद्देनजर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यहां पर इंश्योर कर पाता है। ये एक बड़ा चैलेंज बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव आयोग के लिए ऐसे मसलों से निपटना बड़ी चुनौती होगा। इस बीच ममता बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, मेरा रोड शो रोकने की कोशिश की गई, खास समुदाय के लोग उपद्रव कर रहे हैं, चुनाव आयोग चुप्पी साध कर बैठा है। ये आरोप लगा रहे हैं कौन? शुभेंदु अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी के नंदीग्राम सीट से कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी का यह आरोप है कि कुछ खास समुदाय के लोग उपद्रव कर रहे हैं, चुनाव आयोग चुप्पी साध कर बैठा है। खालिद अब्दुल्ला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता। खालिद अब्दुल्ला साहब, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कुछ खास समुदाय के लोग उपद्रव मचा रहे हैं, चुनाव आयोग चुप्पी साध कर बैठा है। यह इशारा किसकी तरफ है? क्योंकि टीएमसी पर लगातार गुंडागर्दी का आरोप भी शुभेंदु अधिकारी जहां जाते हैं वहां लगाते हैं। आपको क्या लगता है? ये इशारा हार की निशानी है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी 2 दिन पहले अपने को सरेंडर कर चुके हैं और मुझे ये भी लगता है कि आने वाले 1 तारीख को आज प्रचार का आज 5 बजे तक खत्म हो जाएगा। जिस तरह से लोग उमड़ पड़े हैं, खालिद अब्दुल्ला साहब, ये तो शुभेंदु अधिकारी की बात हुई, लेकिन देखिए तस्वीरें सामने आ गई। खड़गपुर में बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती मैदान में उतर गए हैं और आज वो नंदीग्राम में भी मौजूद रहेंगे। नंदीग्राम में मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी, इसे आप कितना जबरदस्त मानते हैं? क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती की खासी मास अपील है। ये वही मिथुन चक्रवर्ती हैं जिन्हें आप ही की पार्टी ने राज्यसभा में भेजा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दीदी पर अभी तक खुलकर हमला नहीं बोला है मिथुन दा ने, लेकिन नंदीग्राम जब पहुंचेंगे तो क्या डायरेक्ट अटैक होगा? देखिए, स्टार का एक अलग सोच होता है। स्टार के लिए लोग जन समुद्र, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो शादी हो, कहीं भी आप देखिएगा अगर कोई स्टार आता है या आती है तो वो लोग, वहाँ के लोग किस पक्ष में है और किस तरह से जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे ये जानने की जरूरत नहीं होती है। उनको सिर्फ ये होता है कि एक स्टार आए हुए हैं, उनको मुझे देखना है, उनकी बातों को सुनना है, क्योंकि वो कई सालों से फिल्मों में देखा करते थे, पिक्चरों में देखा करते थे, तो वो लगता है कि एक बार जाके सामने देख लें। और मिथुन चक्रवर्ती को मैं सम्मान करता था, मैं भी बहुत उसका फैन था। करते थे, आप नहीं करते? वो बिल्कुल अगर वो पार्टी के एक रुख कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी सम्मान एक पार्टी, एक समुदाय, एक सेक्टर तक रुक जाती है। अगर वो एक्टर्स रहते, आज सौरभ गांगुली को ये एहसास इसलिए हुआ था कि हम अगर राजनीति में चले जाते हैं तो हमारे कुछ लोग चाहने वाले हो जाएंगे और बहुत सारे लोग हमारे नहीं चाहने वाले लोग होंगे। चलिए, ठीक है। खालिद अब्दुल्ला साहब बने रहे आप हमारे साथ, क्योंकि कुछ सुनाना है आपको। शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं ममता बनर्जी के लिए, वो जरा ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि अगला सवाल इसी को लेकर होगा। हिंसा और हमले पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरा है। ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की वजह से बंगाल में हिंसा हो रही है, ये कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। वो कहते हैं ममता बेगम, जी हाँ, ममता बेगम कहकर संबोधित कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। वो कह रहे हैं ममता बेगम ने तुष्टीकरण किया है, वो तुष्टीकरण की रानी है। ये देखिए, खासकर एक समुदाय का कुछ आदमी सब एरिया, आपको तो पहचानता है कौन, ये सब एरिया में कर रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर पुलिस अभी भी सोच रहा है ममता बनर्जी पॉलिटिकली
जिंदा है। और इलेक्शन कमीशन दिल्ली में चुप्पी साधी बैठा हुआ है। बेगम तो ममता बनर्जी হচ্ছে অ্যাপিজমেন্টের রানী, চিটফান্ডের রানী এবং বেগম। মমতা ব্যানার্জি রেড রোডে ঈদের নামাজ পড়তে যায়, মমতা ব্যানার্জি মঞ্চে দাঁড়িয়ে কলমা পড়ে। और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन निखिल प्रसून साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन खालिद अब्दुल्ला साहब, शुभेंदु अधिकारी ममता बेगम कहकर संबोधित कर रहे हैं ममता बनर्जी को, और आपको याद होगा कल भी उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी को क्योंकि ईद मुबारक कहने की आदत है, इसीलिए उन्होंने होली की बधाई की जगह सबको होली मुबारक कह दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक राजनीति में एक मिनट प्रसून जी एक मिनट, खालिद अब्दुल्ला से सवाल है, उसके बाद में आ रहा हूं आपके पास। बोलिए खालिद भाई। देखिए, समुदाय को ये लोग धर्म जात पात के नाम से बांटा, धर्म को बांटा, अब ये लोग भाषा को भी बांटना चाहते हैं। मुबारक और बधाई बहुत अंतर नहीं है, मैं समझता हूँ। बधाई भी उर्दू का शब्द है, मुबारक भी उर्दू का शब्द है। अगर मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें करें तो शुभेंदु अधिकारी से मैं पूछूंगा कि आप भी तो 10 साल उनके साथ बधाई देने जाते थे, मुबारकबाद भी देने जाते थे। हाँ। टीवी में बैठकर ये भी तो करते थे, आपका भी तो उनका साथ में जाना था। अचानक 6 महीना से आपको ये कौन सा बैक्टीरिया आपके ब्लड में आ गया है कि इतना ज्यादा डिफरेंसेस आ गया। मैं समझता हूँ कि कोरोना बैक्टीरिया बहुत जल्दी इफेक्ट करता था, लेकिन ये कुछ अलग सा बैक्टीरिया मुझे देखने को मिल रहा है जो कि 10 साल तक एक मंच में जाकर बधाई देते थे, मुबारकबाद देते थे। ठीक है, ये बैक्टीरिया इतना। अब निखिल प्रसून साहब, आप जवाब दीजिए, क्या मतलब है इसका? ममता बेगम कहकर संबोधित करना, ईद मुबारक कहने की आदत है इसलिए होली की बधाई की जगह होली मुबारक कह दिया। मतलब ईद मुबारक कहने में कोई दिक्कत है क्या? ईद मुबारक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देते, मुबारकबाद देते हैं ईद मुबारक कहते हुए। इसमें क्या हो गया? ध्रुवीकरण की कोशिश है क्या ये? जी नमस्कार। देखिए, पिछले 10 वर्षों का जो तृणमूल का शासन है वो 2 आधारों पर टिका हुआ है, एक तुष्टीकरण, एक दूसरा तोलाबाजी। शुभेंदु अधिकारी महोदय ने जो पश्चिम बंगाल सरकार की जो तुष्टीकरण की रणनीति है, जिसे कि सरकारी और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका एक अभिन्न अंग बना रखा है, उसकी तरफ इशारा किया है, उसे रेखांकित करने का प्रयास किया है। देखिए, यहाँ इमामों को जिस तरह भत्ते दिए गए उसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, फिर भी वक्फ बोर्ड के माध्यम से दिए गए। जिस तरह यहाँ पर दुर्गा पूजा में सैकड़ों पिटीशंस आते हैं या तो अनुमति के लिए या विसर्जन के लिए, जिस तरह सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं दी जाती स्कूलों में, जिस तरह रामनवमी के जुलूसों को रोका जाता है और हर एक गांव कस्बे में लोगों पर हजारों केस डाले जाते हैं रामनवमी के जुलूस को निकालने के हेतु, और जिस तरह से यहाँ पे जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या लोग हैं, जो उन्होंने यहाँ पर आतंक का बाजार बना रखा है, जो बम विस्फोटों की फैक्ट्रियां यहाँ चलती हैं, लेकिन ये जो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से ध्रुवीकरण होगा, या फिर ये ध्रुवीकरण करने की ही कोशिश है कि लड़ाई 70 बनाम 30 की बन जाए? देखिए, ये सत्य के साथ खड़ा होना ध्रुवीकरण नहीं होता है, ये तो शाश्वत सत्य है। पश्चिम बंगाल की महान जनता, कोटि कोटि जनता जानती है कि इस तरह की राजनीति का परिचालन पिछले 1 दशक में ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। और यहाँ की जनता ऐसे क्योंकि जो मुसलमान हैं वो देशभक्त हैं, हम मानते हैं, और इस बार उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लेकिन ऐसी राजनीति करके उसमें जो आतंकी तत्व हैं, जो कि देशभक्त नहीं है, जो कि देश के खिलाफ साजिश करते हैं, वैसे तत्वों को प्रश्रय देकर के तृणमूल की सरकार ने जो मुसलमान का जो सामान्य है, प्रसून साहब, आप खुद कह रहे हैं कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि मुसलमानों का भी वोट बीजेपी के खाते में जाए, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ममता बनर्जी को ईद मुबारक कहने की आदत है इसीलिए वो होली मुबारक कह देती हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो पर्टिकुलर वोट बैंक आपसे छिटकेगा? इसीलिए उन्होंने कहा क्योंकि ममता बनर्जी मुसलमानों का भी भला नहीं करती है, केवल सांकेतिक राजनीति करती है। जिस तरह वो कलमा पढ़ती हैं और जिस तरह वो चंडी पाठ करती हैं, उसी तरह शब्दों में भी ऐसे शब्द का वो चयन करती है जो कि एक कम्युनिटी को इशारा करने के हेतु होता है। तो इस तरफ उन्होंने ये कहा है, अगर मुसलमानों का वो भला की होती तभी भारतीय जनता पार्टी ऐसा स्वागत करती। जाकर के देख लीजिए, क्या हमारे विपक्ष के नेता ये मानते हैं जो सत्तारूढ़ दल की मुसलमानों का भला हुआ है 10 साल में, उन्हें क्या नौकरियां मिली हैं, उन्हें उनका क्या आर्थिक विकास हुआ है, क्या वो जो कृषि या जिस भी व्यवसाय में है क्या उनकी उन्नति हुई है? ठीक है, अगर ऐसा हुआ रहता तो
जो खालिद अब्दुल्ला जो साहब हम एक छोटा देख सा रहे हैं, जवाब ह्यूमन दीजिए इस पर। डेवलपमेंट इंडेक्स, अपीजमेंट का आरोप, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप एक बार फिर जोर शोर से बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है नंदीग्राम के महामुकाबले से ऐन पहले। देखिए, ये लोग अपीजमेंट की बातें ना करें, क्योंकि जब अगर तृणमूल कांग्रेस कोई करती है तो अपीजमेंट की बात आ जाती है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं मुसलमान हिंदू, तो उसमें अपीजमेंट की बातें नहीं आती है। इनसे पूछिए जरा सा, कितना ये आप करेंगे? आप वोट के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। अभी आपने कहा कि उन्नति और तरक्की के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में हो रहा है। कहां तरक्की हो रहा है भाई? कौन सा तरक्की हो रहा है? कौन सा विकास हो रहा है? अगर आप इसी मस्जिद, अरे यही तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा विकास हो रहा है। आपने सिर्फ तुष्टीकरण किया, विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि विकास में हम लोग सब आगे हैं। कौन सा विकास आपने किया? आपने यही विकास किया कि 10-15 लाख रुपया देने की बात को आप विकास समझते हैं? 2 करोड़ नौकरी देने के बाद झूठ को विकास समझते हैं? ठीक है। इस बीच नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला बोला है और पूरे अधिकारी परिवार को गद्दार बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अधिकारी परिवार के एक एक आदमी को 10-10 पोस्ट दी। अब वो बीजेपी के साथ हैं। एक दिन आएगा जब वो ना घर के होंगे ना घाट के रहेंगे। বিশ্বাস করুন, এটা আমার দোষ। আমি কোনদিন ভাবতে পারিনি যে ছেলেটাকে আমি ইরিগেশন মিনিস্ট্রি দিয়েছি, আমি এনভায়রনমেন্ট মিনিস্ট্রি দিয়েছি, আমি ট্রান্সপোর্ট মিনিস্ট্রি দিয়েছি, আমি হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান করেছি, তার বাবাকে দীঘা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান করেছি, তার ভাইকে তমলুক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান করেছি। এই কাছি সে আমার কোঅপারেটিভ ব্যাংকের মালিক, মানে চেয়ারম্যান, তারপরে মিদনাপুর ব্যাংকের চেয়ারম্যান, একজনের 10টা পোস্ট। और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ममता बनर्जी की खलिश कहीं ना कहीं सामने आ रही है। वो बता रही हैं कि अधिकारी परिवार को क्या कुछ नहीं दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने कर दी गद्दारी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नंदीग्राम की जनता क्या सोचती है अधिकारी परिवार के बारे में, शुभेंदु अधिकारी के बारे में? देखिए, ममता बनर्जी सबसे अधिक वहाँ चोट कर रही हैं जहाँ से नंदीग्राम मूवमेंट की शुरुआत होती है। ये जिस तरह से यहाँ पर जो अधिग्रहण हो रहा था उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, वहाँ उन्होंने कहा है, उस शुरुआत में कहा है कि शुभेंदु अधिकारी के परिवार ने गद्दारी की, उनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ, वो लेट आए, उस समय मौके पर मौजूद नहीं थे, कई सारे आरोप लगा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो ये साबित कर पाई कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के लिए कभी नंदीग्राम के हितों से जुड़े थे ही नहीं, तो हो सकता है उनको लगता है कि इसका कुछ फायदा होगा। लेकिन बात वही है, शुभेंदु अधिकारी इस जमीन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लगातार उनका परिवार यहाँ से जुड़ा रहा है। तो ये जो नाता है, इस नाते को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी की कोशिश है कि एक ऐसा वार किया जाए जिससे कि स्थापित हो जाए कि शुभेंदु अधिकारी गद्दार हैं। वो इसी पे जोर दे रही हैं। और आपने जो पब्लिक की जनता की बात की, देखिए बहुत ही क्लियर में यहाँ पर आकर के लग रहा है कि ये जो यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो एग्जैक्टली जो भी आप चर्चा कर रहे थे 70 बनाम 30 जो आप बात कर रहे थे, ये प्रैक्टिकल उसी लाइन पे जा रहा है और उसी लाइन पे बयान दिए जा रहे हैं, उसी लाइन पे पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो पूरा मामला है ये यहाँ पर हर सिंबल्स में नजर आता है, बयानों में, संकेतों में, पोस्टर में, बैनर में, हर जगह दिखाई दे रहा है। इसका क्या असर पड़ेगा, यही देखने वाली बात होगी। बिल्कुल यही देखने वाली बात होगी। और ममता बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा पलटवार, हार के भागने का इतिहास रचेंगी ममता बनर्जी। वो ये कह रहे हैं, ममता कुछ भी कहें, नंदीग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हार के भागने का इतिहास रचेंगी ममता बनर्जी, ये कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। सुनिए, ममता बनर्जी का बात का कोई असर इधर नहीं पड़ेगा। इधर ममता बनर्जी को लोग पूरा के पूरा खड़ा से खड़ा उसका समुचित जवाब मिल जाएगा। एक तारीख इतिहास रचेंगे वो नंदीग्राम में, उन्होंने कहा इतिहास रचेंगे। इतिहास रचेंगे तो हार के भागेगी उसे इतिहास। मेरा उसको सुझाव है, एक से MLA का पैड छापाना चाहिए जल्दी।
तो गजब का कॉन्फिडेंस दिखाते हुए शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। अब आपको नंदीग्राम और शुभेंदु अधिकारी का चुनावी समीकरण समझाना जरूरी हो गया है। 2016 में नंदीग्राम ने क्या तस्वीर पेश की थी, अब इस पर डालते हैं एक नजर। 2016 में शुभेंदु अधिकारी दरअसल टीएमसी के टिकट पर ही इसी नंदीग्राम से जीते थे। शुभेंदु अधिकारी तब तृणमूल कांग्रेस में थे और वो नंदीग्राम सीट से भारी मतों से विजयी रहे थे। 2016 में शुभेंदु को 67% यानी 1,34,623 वोट हासिल हुए थे। इसी नंदीग्राम सीट से सीपीआई के प्रत्याशी थे अब्दुल कबीर शेख, उन्हें 26.7% वोट मिले थे। 53,393 वोट सिर्फ हासिल हुए थे और सीपीआई के प्रत्याशी अब्दुल कबीर शेख को शुभेंदु अधिकारी ने ही मात दी थी। इसी सीट से 2016 में बीजेपी कैंडिडेट विजन कुमार दास को 10,713 यानी 5.4% वोट ही यहां पर मिले थे। बीजेपी का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा था, लेकिन अब बीजेपी के टिकट से नंदीग्राम के दिग्गज शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। खालिद अब्दुल्ला साहब, लेकिन ये बात तो है ही, ये तो आप मानेंगे ही कि बहुत मजबूत उम्मीदवार दीदी के खिलाफ बीजेपी ने उतार दिया, जिसकी वजह से दीदी को अपना सारा फोकस नंदीग्राम पर ही करना पड़ रहा है। यानी दूसरे चरण की बाकी सीटों पर उस तरह से प्रचार नहीं कर पा रही हैं दीदी जैसा कि होना चाहिए था। इसका नुकसान होगा क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। दीदी तो नंदीग्राम में 2-3 दिन ही गई हैं और सारे प्रचार तो उनके जितने सेकंड फेज का जो इलेक्शन था उसमें कर रही हैं और आजकल से अपने लोगों को बैठ के कम से कम जो काम करने का तरीका उसको बताने की जरूरत है। और नंदीग्राम की बातों को कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि शुभेंदु अधिकारी के सर पे जो हाथ था वो ममता बनर्जी के हाथ था, इसलिए 88,000 वोट से जीते थे। भारतीय जनता पार्टी का वोट का रेशियो देख लीजिएगा और शुभेंदु अधिकारी के जबान और शुभेंदु अधिकारी का फेस इंप्रेशन से पता चलता है, एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो बौखला गए हैं और बौखला के उनको कुछ कहने का कुछ और बोल रहे हैं कुछ। कई मैं तो इसमें मैं बहुत गौर से देख रहा हूं उनको, उनकी जबानी कुछ अजीब सा हो गई है। वो बहुत माने सधे हुए इंसान लगते थे पहले, बहुत मैं समझता हूं कि बहुत ही सदैव इंसान मैं समझता था, लेकिन आज के दिन में विगत एक सप्ताह से उनकी जबान से बहुत उलट पुलट बातें हो रही है, जो उनको बौखलाहट का ये नजर आ रहा है। ये बौखला गए हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बौखलाहट में बयान दिया जा रहा है क्या? ममता मैडम, ममता बेगम नजर आ रही हैं, कुल मिलाकर वही मसला नजर आ रहा है 70 बनाम 30 वाला। खालिद अब्दुल्ला साहब का जवाब दीजिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री महोदया का बेहद सम्मान करता हूँ, बेहद आदर करता हूँ। बड़ा दुख हुआ उस दिन जब वो टेप का खुलासा हुआ, जिस तरह उन्होंने हमारे एक कार्यकर्ता से उन्होंने ये आग्रह किया कि वापस आप हमारे लिए काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए कितना दुख। आप राज्य की मुख्यमंत्री थी, आप उनसे ये कह रही हैं कि वहां के नेताओं ने आपको वहां घुसने नहीं दिया 10 वर्षों तक। अरे उन कार्यकर्ताओं का बुरा हाल कर दिया। जो लोग तोलाबाज थे, जो लोग भ्रष्ट थे, उनके साथ तो आपने कनेक्शंस रखा, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को आपने 10 वर्षों में पूरी तरह से भुला दिया। आज इलेक्शन की पूर्व संध्या पर, इलेक्शन से 4 दिन पहले उनको फोन करने के लिए आप बाध्य हो रही हैं। और हमारा कार्यकर्ता देखिए कि कितना ईमानदार, क्योंकि इसी ईमानदारी की राजनीति पर वो 2011 में आई थी। और जितने ऑनेस्ट लोग थे, जितने डेडिकेटेड और पूरी तरह से समर्पित लोग थे, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। अब जाकर के वो साहब, लेकिन खालिद अब्दुल्ला का जवाब तो दीजिए। वो कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ममता बेगम, होली मुबारक कहना है कि होली की बधाई देनी है, ये सारे मुद्दे जो हैं इनको इसीलिए उठाया जा रहा है कि 70 बनाम 30 की लड़ाई बनाई जा सके, इसे नंदीग्राम की लड़ाई। फ्रस्ट्रेशन में तो देखिए, फ्रस्ट्रेशन में तो वो लोग हैं, क्योंकि हमारे देख लीजिए, हमारे जो जादवपुर का कैंडिडेट, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, एक के बाद एक, आप नॉर्थ दमदम का कैंडिडेट देख लीजिए, उन पर अटैक हुआ। पिछले 4 दिनों में कम से कम 5 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। माँ माटी मानुष की ये सरकार है। देखिए माँ 82 वर्षीय जो मेरी माँ थी बंगाल की, वो वृद्धा, उनका देहावसान हो गया कल। कोई एक शब्द नहीं आया। उनको तृणमूल के गुंडों ने जिस तरह से प्रताड़ित किया,
उनकी मृत्यु हो गई, हमारे गृह मंत्री और पूरे पार्टी ने उस पर शोक और संवेदना व्यक्त की। उसके लिए तृणमूल कांग्रेस और उनकी तरफ से एक भी बयान नहीं आया। बिल्कुल गौतम लाड़ी साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार। गौतम लाड़ी साहब, आप किस तरह से देखते हैं 70 बनाम 30 की लड़ाई से बनाने की कोशिश की जा रही है? ये साफ तौर पर नजर आता है ध्रुवीकरण की कोशिश है, लेकिन अगर ध्रुवीकरण हो गया तो इसका फायदा नंदीग्राम में किसे होगा? नहीं, बात है कि अगर ध्रुवीकरण होता है तो फायदा तो निश्चित तौर पे शुभेंदु को ही होगा। लेकिन जो इस तरह से जो बयान है ममता बेगम तो किसी का है ही नहीं है, इसलिए पता नहीं लोगों में इसका असर कैसे हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे ये तरफ का भाषा इस्तेमाल करने का मतलब है ध्रुवीकरण का एक प्रयास है। और वो बीजेपी का नेता शुभेंदु लगातार वहां पे कर रहा है कि अगर ममता जीत गई तो पाकिस्तान बन जाएगा। ये जो प्रचार का स्टाइल है इसे ध्रुवीकरण ही है, और 70 वर्सेस 30 का एक मसला है। इसका इम्पैक्ट होता है कि नहीं, ये तो 2 तारीख को पता चलेगा। निश्चित तौर पे लड़ाई जबरदस्त है ये। बिल्कुल लड़ाई जबरदस्त है। रविशंकर दत्ता, आप कैसे एनालाइज करते हैं इस वक्त जो नंदीग्राम में स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, जो मुद्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए समीर, मैं यही कहना चाहूँगा, ये 70 और 30 की बात जो आज पूरा डिस्कशन में रहा है, ये सिर्फ नंदीग्राम में नहीं है, ये पूरा पश्चिम बंगाल में है। अगर आप लक्ष्य करेंगे, अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी जहाँ पे भी जा रहे हैं उनका यही कहना है हम सब धर्म को लेके चलना चाहते हैं। वहीं बीजेपी का एक पर्टिकुलर संप्रदाय को लेकर उनका राजनीति है, ऐसा उनका आरोप है। वहीं बीजेपी का कहना है ममता बनर्जी उल्टी तरफ ये जो 30% वोट है उनके ऊपर भरोसे इस बार जीतना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी, आपको अगर याद होगा, शुभेंदु अधिकारी ने एक रैली से ये कहा था नंदीग्राम में जो 30% वोट है जो मुसलमान है, अगर उनके ऊपर भरोसे जीतना चाहते हैं तो वो हम समझ लेंगे। तो मतलब ये है, ये जो राजनीति है पॉलिटिक, मतलब ये रिलीजियन का राजनीति है, इसके ऊपर दोनों पार्टी कहीं पे अपना झंडा गाड़ना चाह रहे हैं। और इस वक्त नंदीग्राम में जो स्थिति है, मैं ये कह रहा था जहां पे मैं खड़ा हूं, ये जगह डेफिनेटली मैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर दत्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरी जाति तेरी जाति, ये बातें अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब चुनाव आते हैं। तो फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।